गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर। सेकेंडरी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें पहले नॉर्मल सेकेंडरी स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो नॉर्मल सेकेंडरी स्ट्रक्चर कब बनते हैं? जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ किसका कैरेक्टर है? डाइकॉट्स का। तो द्विबीजपत्रीय पौधों में जो कि बहुवर्षीय होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। और वो नॉर्मल कैसे होती है पहले उसको समझेंगे, तब हम एबनॉर्मल को समझ पाएंगे। और फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर तभी बनते हैं जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है। तो फिर हमें एबनॉर्मल सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएंगे। तो पहले नॉर्मल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने के लिए जो डाइकॉट्स हैं उनमें सबसे पहले वस्कुलर कैम्बियम का निर्माण होता है, जिसको कैम्बियम रिंग बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ कैम्बियम रिंग। अब कैम्बियम रिंग कैसे बनती है? हम स्टेम का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। डाइकॉट के वस्कुलर बंडल होते हैं रिंग में, और वस्कुलर बंडल के अंदर जो कैम्बियम पाया जाता है उसको बोलते हैं फेसिकुलर कैम्बियम। तो देखो, वस्कुलर कैम्बियम बनने के लिए फेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों का मिलना, आपस में जुड़ना जरूरी है। तो ये दोनों मिलकर पहले वस्कुलर कैम्बियम या एक रिंग बना देंगे, वलय बना देंगे। अभी मैंने आपको बताया वस्कुलर बंडल में होते हैं बाहर फ्लोएम, अंदर जाइलम और बीच में कैम्बियम, तो उसको बोलते हैं फेसिकुलर कैम्बियम। अब यदि वस्कुलर बंडल, दो बंडल के बीच में जो कैम्बियम विकसित होता है बाद में, उसको बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये इंटरफेसिकुलर फेसिकुलर से जुड़ जाएगा हर बंडल के, और एक कैम्बियम वलय का निर्माण होता है रिंग का। अब ये रिंग क्या करती है? लाइफ में सिर्फ एक बार बनती है, ध्यान देना। जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स जीवन में एक बार बनते हैं कुछ, जैसे कि हाथ हुआ, उंगलियां हुई, आँखें हुई, तो ये लाइफ में एक बार बनेगी सिर्फ, और ये पूरे जिंदगी भर फंक्शनल रहती है जब तक पौधा जिंदा रहता है तब तक। तो रिमेन फंक्शनल थ्रू आउट लाइफ। अगर पौधे की आयु 300 साल है तो वो 300 साल तक काम करना चाहिए, नॉर्मल वे में उसको करना चाहिए। अब सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है शुरू, तो ये वस्कुलर कैम्बियम क्या करती है? बाहर की तरफ बनाती है सेकेंडरी फ्लोएम, ये फिक्स है, और अंदर की तरफ बनाती है सेकेंडरी जाइलम, है ना। तो पित्त की तरफ जो टिश्यू प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम, और बाहर की तरफ कैम्बियम के बाहर बनता है सेकेंडरी फ्लोएम। अब ये जो कैम्बियम की सक्रियता है ये मौसम से बहुत अधिक प्रभावित होती है। और आपने पढ़ा होगा पुरानी छोटी क्लासेस में वार्षिक वलय, जिसको बोलते हैं एनुअल रिंग। तो ये वार्षिक वलय जो है ये मौसम के कारण 2 बार कैम्बियम सक्रिय होती है और सेकेंडरी टिश्यूज प्रोड्यूस करती है। उसको बोलते हैं ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड। उसको बोलते हैं शरद काष्ठ और बसंत काष्ठ। तो एक रिंग बनती है गर्मी के मौसम में, एक रिंग बनती है सर्दियों के मौसम में, और इन दोनों को मिला दें तो वो बन जाती है वार्षिक वलय। तो वार्षिक वलय से हमें क्या फ़ायदा है? जब कोई पुराना पेड़ अपने आप गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है अपने आप, तो उसके तने को काटकर उसमें जितने वार्षिक वलय होते हैं उससे हम पौधे की आयु की गणना कर सकते हैं। मतलब हम जितनी वार्षिक वलय हैं, मतलब ये अनुमान लगाया जाता है कि ये पौधा उतने साल तक जिंदा रहा, क्योंकि वार्षिक वलय जैसा कि नाम बता रहा है वर्ष में एक बार बनती है वलय, और उसमें आपको शरद काष्ठ और बसंत काष्ठ 2 रिंग दिखाई देंगे। तो ये जो एक मतलब ब्रांच है बॉटनी की जिसमें पौधों की आयु की गणना की जाती है, उसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। अब ये तो हो गया नॉर्मल कि भाई कैम्बियम एक बार बन जाए
और फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर से बने, और पूरे जीवन जब तक पौधा जिंदा है तब तक फंक्शनल रहे, बाहर की तरफ फ्लोएम प्रोड्यूस करे, अंदर की तरफ जाइलम बनाए, है ना। और ये जो जाइलम फ्लोएम बनते हैं उसका एक पूरा एक घेरा बनना चाहिए, एक सिलेंडर बनना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टूटा फूटा होता है तो इससे पौधे को जो शक्ति मिलती है खड़े रहने की वो नहीं मिल पाती है। तो जितने स्ट्रॉन्ग ट्रीज होते हैं उसको अगर अपन सेक्शन काटें उसका, तो उसमें हमें पूरे सेकेंडरी फ्लोएम का एक पक्का सा घेरा दिखेगा, इंटैक्ट मजबूत सा, और अंदर सेकेंडरी जाइलम का एक घेरा दिखेगा। और ये सेकेंडरी टिश्यूज पौधे को शक्ति भी प्रदान करते हैं और मजबूती से खड़ा रहता है प्लांट, तो फिर सालों तक वो खड़ा रहता है। तो पौधा मोटाई में बढ़ जाता है, लंबाई में बढ़ जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तब, उसी प्रकार से जड़ें भी मोटी होती हैं। तो कहने का मतलब है कि सेकेंडरी ग्रोथ से पौधे को सेकेंडरी टिश्यूज मिलते हैं और उनको टूटा फूटा कटा पटा नहीं होना चाहिए। अब जो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें ऐसा नहीं होता है, मतलब नॉर्मल काम उसमें नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, कुछ और हो जाता है। तो फिलिप्सन एटॉल मतलब कोवर्कर्स, तो फिलिप्सन के जो साथी और उनकी टीम ने 1971 में पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान एबनॉर्मलिटीज़, असंगतता या जो नॉर्मल से हटकर हो रहा है ऐसा कुछ नोटिस किया। और वो नोटिस किया एबनॉर्मल स्ट्रक्चर दो कारणों से, उन्होंने रीज़न बताया कि ऐसा क्यों होता है। देखो, जितने भी पौधों में एबनॉर्मलिटी पाई जाती है वो या तो मतलब क्रीपर होते हैं, बेलें होती हैं, या उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं होते, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पूरा नहीं बनता। तो एबनॉर्मलिटी क्यों हो जाती है पौधे में, तो उसके दो रीज़न दिए हैं फिलिप्सन ने। उन्होंने बोला पहला कारण है कि कैम्बियम तो नॉर्मल बन जाए और उसके बाद एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाए। जैसे कोई स्टूडेंट दिखते तो नॉर्मल हैं, मतलब बाहर से ऐसा लगेगा बहुत स्टूडियस हैं, बहुत पढ़ने वाले, लेकिन उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है ना। उसी प्रकार से कुछ ऐसा होता है कि बाहर से देख के पता ही नहीं चलेगा कि कितना इंटेलिजेंट है या पढ़ने वाला बच्चा, उसका रिजल्ट बोलता है। तो इसी तरह से कैम्बियम तो यहाँ पर नॉर्मल है ना, हर तरह से बनना उसका नॉर्मल है, फेसिकुलर इंटरफेसिकुलर से, लेकिन जब वो क्रियाशील होती है तब उसमें कुछ गड़बड़ियाँ आ जाती हैं। और दूसरा जो कारण है वो ये है अनयूजुअल पोजीशन ऑफ कैम्बियम, मतलब अनयूजुअल पोजीशन जो बाहर से ही, जिसके अगर मान लीजिए कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो फिर वो बच्चा नहीं पढ़ सकता ना अच्छे से, कैसे पढ़ेगा, उसका अगर ब्रेन में डिस्टर्बेंस रहता है या फोकस नहीं कर पाता है। तो कैम्बियम अगर अनयूजुअल पोजीशन में है, उसकी स्थिति जहाँ होनी चाहिए वहाँ है ही नहीं, तो फिर आप उससे उम्मीद कैसे करोगे कि वो आपको नॉर्मल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाकर दे। तो ये दो कारण हैं। तो जब भी प्रैक्टिकल में पूछा जाए कि एबनॉर्मल सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्यों बनते हैं तो आपको ये दो रीज़न बताने हैं। अब हम पहला वाला जो कारण है उसको लेते हैं, उसके अंतर्गत हम तीन भागों में उसको समझेंगे, जहाँ पर कैम्बियम तो नॉर्मल है पर उसकी सक्रियता साधारण रूप से नहीं होती है। पहला है पॉइंट एसिमेट्रिक एक्टिविटी, असमान सक्रियता हिंदी में, और इसका उदाहरण है बिग्नोनिया। जो बिग्नोनिया है वो एक बेल होती है, लता होती है, और इसमें क्या होता है, कैम्बियम पहले फेसिकुलर इंटरफेसिकुलर से डेवलप हो जाती है, वस्कुलर कैम्बियम बन जाती है, और फिर अचानक से चार ऐसे स्थान आमने सामने के कैम्बियम के क्या होता है, उसमें क्रियाशीलता कम हो जाती है, उसकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है। स्लो होने से क्या होगा
कि वो भाग जो है वो टिश्यू बनाने में पीछे रह जाता है और 4 फरो दिखाई देती हैं, उसको बोलते हैं फ्लोएम वेज। फ्लोएम वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि गोलाकार जाइलम बनना था, उस जाइलम में 4 गड्ढे बन गए, फरो बन गए, और उसके अंदर कौन समा गया? फ्लोएम समा गया। क्योंकि कैम्बियम के बाहर फ्लोएम बनता है, तो फ्लोएम को जगह मिली तो उन ग्रूव्स में, गड्ढे में वो समा गया और उसमें बन जाते हैं बास्ट फाइबर। बास्ट फाइबर इसलिए बनते हैं कि वो जो ये बने, फरो बने, गड्ढे बने, वो धंस नहीं जाएं, वो सिकुड़ नहीं जाएं, तो बास्ट फाइबर उनको सीधा रखने में मदद करते हैं। बास्ट फाइबर मतलब वो फाइबर जो फ्लोएम में पाए जाते हैं, उनको बास्ट फाइबर कहते हैं। तो बास्ट रेशे उसमें पाए जाते हैं, और ये जो 4 भाग जहाँ पर कैम्बियम की सक्रियता असमान हुई, थोड़े समय बाद आगे चलकर नेक्स्ट डायग्राम में देखो, फिर आमने सामने के 4 जगह पर एक्टिविटी कम हो जाएगी और जो सेकेंडरी जाइलम है ना, वो कटा फटा नज़र आता है, वो स्टार लाइक हो जाता है। तो फिर एक सिलेंडर जो गोल बनना था वो नहीं बनता है, स्टार लाइक बन जाता है। और इसीलिए ये जो बिग्नोनिया है, ये सपोर्ट की इसको ज़रूरत पड़ती है, ये अपने दम पर खड़ी नहीं रह पाता, सीधा नहीं बढ़ता है, तो ये लता है, बेल है। दूसरा जो उदाहरण लेंगे हम वो है मॉडिफिकेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। देखिए, कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम का बनना तभी संभव है जब दोनों मिल जाएं, इंटरफेसिकुलर और फेसिकुलर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उदाहरण के लिए हम प्लांट लेंगे बतख बेल, जिसको बॉटनिकली बोलते हैं अरिस्टोलोकिया। तो अरिस्टोलोकिया की पहले तो विशेषता देखें, इसमें जो बंडल होते हैं 8 से 13 होते हैं और बहुत दूर दूर होते हैं, फानाकार वेज शेप होते हैं, और कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है ना। तो इस तरह से बंडल दूर दूर स्थित होते हैं, गैप बहुत होता है। और जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को भाग लेना था सेकेंडरी जाइलम बनाने में, वो क्या करने लगता है, वो मेडुलरी रेस प्रोड्यूस कर देता है सीधे सीधी। तो उससे क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम छोटे छोटे सेक्टर में बट जाता है, तो ये फिर नॉर्मल आपको नहीं दिखेगा। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का जो काम था उसने नहीं किया मिलजुल कर, इसलिए हमें पौधे का, जब हम पुराने तने का सेक्शन काटेंगे तो सेकेंडरी टिश्यू सेक्टर या खंडों में विभाजित दिखेगा, पहली बात। दूसरी बात, सेकेंडरी टिश्यू केवल फेसिकुलर रीजन में ही सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। तो फिर आपको जो यहाँ पर डायग्राम एरिस्टोलोकिया का सेकेंड वाला दिख रहा है, उसमें देखिए जो आड़ी लाइनें शो की हैं वो है सेकेंडरी जाइलम, और बाहर का जो भाग है एम्प्टी वो है सेकेंडरी फ्लोएम। अब इसके साथ भी वही होता है कि ये लता के रूप में है, बतख बेल है, और इसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेंथ देने वाला टिश्यू पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया। अब हम आते हैं थर्ड पे, वो है जब कैम्बियम नॉर्मल है, एक्टिविटी एबनॉर्मल है, लेकिन किस रूप में दिख रहा है हमको नज़र आ रहा है इंटरजाइलरी फ्लोएम के रूप में। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है साल्वाडोरा, जिसको मिस्वाक बोलते हैं, कॉमन नेम इसका पीलू है, और इससे बनाया जाता है पेस्ट जो दांतों को बहुत मजबूती देता है। तो झाड़ियाँ होती हैं साल्वाडोरा की, मैंने बोला या तो बेलें होती हैं या झाड़ियाँ होती हैं, ट्री कभी नहीं मिलेगा आपको जो अपने बल पर स्ट्रांगली खड़ा रहता है वर्षों तक। तो इंटरजाइलरी फ्लोएम समझने के लिए यहाँ पर 3-4 डायग्राम बनाए हैं। सबसे पहले मैंने बना दिया नॉर्मल कैम्बियम। कैम्बियम बनती नॉर्मल है, लेकिन फिर अगले स्टेप में क्या हो जाता है, उसके कुछ भाग लेस एक्टिव हो जाते हैं। लेस एक्टिव होने से फिर वहाँ पर ग्रोथ जैसी, मतलब टिश्यू बनने थे वो नहीं बनेंगे। और फिर क्या करती है, देखिए कभी भी बॉडी में जब कुछ प्रॉब्लम आती है तो बॉडी उसको करेक्ट करती है। तो जब ये
मतलब कैम्बियम लेस एक्टिव पार्ट पीछे रह गया, जैसे रेस में कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं ना, तो ऐसे ये भाग पीछे रह गया दौड़ में, मतलब सक्रियता में, मतलब टिश्यू प्रोड्यूस करने में। तो फिर क्या होता है, नॉर्मल कैम्बियम के साथ साल्वाडोरा में एक नई कैम्बियम बन के उससे जुड़ जाती है, क्योंकि वो देख रही है कि जहाँ वो पुरानी कैम्बियम का वो भाग काम नहीं कर रहा है अच्छे से, तो प्लांट क्या करता है, एक नया कैम्बियम का टुकड़ा बनाता है और वो पुरानी कैम्बियम से जुड़ जाता है। लेकिन जितनी देर में ये करेक्शन होता है उतनी देर में बाहर से सेकेंडरी फ्लोएम उस धीमा जहाँ रह गई कैम्बियम की सक्रियता, वो जो भाग पीछे रह गया उसमें अपनी पोजीशन ले लेता है, उसमें समा जाता है। तो ग्रीन डॉट्स जो हैं वो फ्लोएम के हैं, फ्लोएम जो है वो उसमें अंदर आ गया जब तक नई कैम्बियम बनी तब तक, और फिर सेकेंडरी ग्रोथ फिर थोड़े समय तक नॉर्मल चलती है, फिर किसी अन्य जगह पर नए स्थान पर फिर से वो लेस एक्टिव हो जाता है। तो जगह थोड़ी थोड़ी देर में कैम्बियम की सक्रियता अलग अलग स्थानों पर नॉर्मल होती है, फिर लेस एक्टिव, फिर नॉर्मल, फिर लेस एक्टिव, ऐसा करके ग्रोथ होती रहती है। तो उससे क्या होता है कि जब हम स्टेम का सेक्शन काटते हैं, फाइनली चित्र देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो हमें दो चीज़ें समझ में आती हैं। पहला, सेकेंडरी जाइलम का सिलेंडर चप्पों में या खंडों में विभक्त है, सेक्टर्स में डिवाइडेड है। सेक्टर्स में कौन डिवाइड कर रहा है, मेड्यूलरी रेज बन जाती हैं पिथ से, पिथ मतलब मेड्यूला, और मेड्यूला से पैरेनकाइमेटस लंबी लंबी सेल्स बनकर उसके बीच बीच में आ जाती हैं, उससे वो सेक्टर में डिवाइड हो जाता है। और दूसरा हमें दिखाई देता है जाइलम के सिलेंडर में फ्लोएम के पैचेस, बीच बीच में फ्लोएम, तो इसको बोलते हैं इंक्लूडेड फ्लोएम। इंटरजाइलरी का दूसरा नाम है इंक्लूडेड फ्लोएम। इंक्लूडेड मतलब शामिल हो जाना, जाइलम में फ्लोएम के पैचेस का शामिल होते जाना, कभी कहीं। तो इस तरह से साल्वाडोरा को हम इनके इंटरजाइलरी फ्लोएम के आधार पर आसानी से पहचान लेते हैं, और अलग अलग इंटरनल एबनॉर्मल फीचर्स हमको नज़र आते हैं। तो आज फर्स्ट सेक्शन हमने कवर किया। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अनयूजुअल पोजीशन ऑफ कैम्बियम, किस तरह से किन किन पौधों में होती है, और फिर कुछ प्लांट्स आपके कोर्स में मेंशन है तो उसको डिटेल में जाएंगे। तब तक आप नॉर्मल और एबनॉर्मल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का थोड़ा सा अपने आप सेल्फ स्टडी करिए, और जो भी क्वेश्चन है पूछिए। आशा है समझ में आ गया होगा।